पहुंच गए ना, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट स्टार्ट होना था, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज सिटीजनशिप भी हम लोगों को पढ़ना है। समाचार दोनों में से एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1857, 1857 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए है ना, और बहुत कल हमने पढ़ा था कि दो पार्ट्स में चेंजेस हुए थे। पहले पार्ट में कंपनी को लेकर के है ना, कंपनी के नीतियों को लेकर के जो ब्रिटिश सरकार ने जो चार्टर जारी की उनके माध्यम से कैसे कैसे करके ब्रिटिश कंपनी पे टर्नओवर बढ़ा। अब उसके बाद 1857 का मूवमेंट पढ़ते हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं 1857 का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ली। कंपनी का जो रोल था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। कंपनी बनी रही लेकिन कंपनी का रोल जो शासन में था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का जो शासन प्रणाली थी, शासन व्यवस्था की सीधे अपने हाथ में ली। 1874 में कंपनी भी एबलिश कर दी है ना, 1874 में कंपनी भी समाप्त हो जाती है। तो पूरी तरह से कंपनी का अस्तित्व धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है इसके बाद में वो है 1858 का अधिनियम। तो लिखिए 41 में 1858 का भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम है ना, 1858। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो सबसे पहला देखिए प्रावधान किया है। तो पहली बात तो ये थी कि जो गवर्नर जनरल का पद था, और इससे पहले आप पढ़ रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम कर रही थी गवर्नर जनरल की मदद के लिए, एक कंट्रोल बोर्ड था, एक डायरेक्टर बोर्ड था, उन सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल का जो पद का नाम था वो बदल के क्या कर दिया, वायसराय। व्यक्ति वही था, ऐसा नहीं कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। जब वो सिविल मामले देखता था तो उसे वायसराय बोलते थे, और जब सैन्य मामले देखता था तो उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, ठीक है ना। तो याद रखिए, ठीक। लिखिए पहला चेंज थी इसमें, पहला जो चेंज हुआ, पहला पॉइंट डालिए, यस लिखवा लीजिए। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है, चलिए इधर लटका देता हूं। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया।
शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। अब पहला पॉइंट लिखिए, जो इस अधिनियम के माध्यम से जो इसमें सुधार किए गए या जो उपाय किए गए। पहला लिखिए, गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया। कंपनी के निदेशक मंडल, डायरेक्टर बोर्ड होता था, कंपनी के निदेशक मंडल कोमा नियंत्रक मंडल तथा अन्य गुप्त समितियों को समाप्त कर दिया गया। तथा इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार, शक्तियों तथा अधिकारों के प्रयोग का अधिकार सम्राज्ञी ब्रिटिश रानी सम्राज्ञी के अधीन एक भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत राज्य सचिव को सौंप दिया गया। जैसे अपने डिपार्टमेंट होते हैं, शिक्षा मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, ऐसे ही ब्रिटिश सरकार का जो है कई उपनिवेश थे, कई जगह उनका भारत के अलावा भी कई देशों पर राज चल रहा था। तो प्रत्येक के लिए क्या कर देते थे, वो एक सेक्रेटरी नियुक्त कर देते थे, तो उसी को नाम दिया गया भारत सचिव। ठीक है ना, क्या कर दिया, अब वहां वो उसकी देखरेख उसके अंडर में रहेगी। किसके अंडर में, भारत सचिव। और किसकी ओर से काम करेगा, वो सम्राज्ञी की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से उसका वो उत्तरदायित्व होगा, वो उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब क्या हो गया, दो स्थिति हो गई। भारत में तो एक गवर्नर जनरल हो गया जिसे हम वायसराय कह रहे हैं, और वहां कौन हो गया, एक भारत सचिव या भारत मंत्री हो गया एक तरह से वो। ठीक है ना, वो भारत के मामलों को उसका वो हेड हो गया। अब दोनों लोग गवर्नर जनरल और वायसराय मिलकर क्या करेंगे, शासन व्यवस्था को भारत की को देखेंगे, ये व्यवस्था कर देंगे। ठीक है ना, तो आगे देखो, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। चौथा पॉइंट, भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल, भारत परिषद की स्थापना की गई। ब्रैकेट में लिख लेना, इसमें 15 सदस्य होते थे। कितने, 15। ठीक है ना, और कैसे होते थे,
कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो अब एकदम से समाप्त कर दोगे तो ग्रोथ हो सकता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा जो डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के, इस जो गवर्नर जनरल के लिए, भारत सचिव के लिए जो एक सहकारी काउंसिल बॉडी बनाई गई सलाह देने के लिए, उसमें 7 मेंबर तो क्या कर दिए गए, उस कंपनी के लिए लिए गए, डायरेक्टर्स को शामिल कर लिया गया। और 8 लोग जो थे उनको कौन चुनता था? ब्रिटिश सरकार। उनको कौन चुनता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट चुन करके 8 मेंबर वो हो गए और 7 ये, ऐसे करके 15 की एडवाइजरी बॉडी या भारत परामर्श समिति बनाएगी ऐसे करके, ठीक है ना? आगे लिखिए, इसमें एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए देखिए, भारत परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भारत परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करता था। भारत राज्य सचिव करता था। भारत राज्य सचिव करता था, ठीक। अब इसके बाद अगला एक्ट लिखिए, 1861, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें सबसे बड़ा एक सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा गया, पोर्टफोलियो सिस्टम समझते हो? सुना है? पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पार्ट में बांट देते हैं, डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल, विभागीकरण। जैसे आज हम लोगों को विभाग दिखते, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, है ना, रसद विभाग, ऐसे करके पोर्टफोलियो को सिस्टम इसी एक्ट के द्वारा। कई बार पूछा गया है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कहां से और कब से की गई, तो इसी एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहला लिखिए, इसी में लिखिए, देखिए इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम विभाग प्रणाली, इंग्लिश में लिख लीजिए पोर्टफोलियो सिस्टम, विभाग प्रणाली, विभाग प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। दूसरा पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्या किया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अगला पॉइंट लिखिए, अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। चौथा मेंबर किसे बनाया गया था कल? किसे बनाया था? विधिक मेंबर, लीगल मेंबर बनाया गया था। अब इसका मतलब समझो, देखो, एक तो सलाहकारी एडवाइजरी बॉडी बनाई गई 15 की, और यहां 4-5, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मानो जैसे विधानसभा और लोकसभा जैसे बनती है, ठीक है ना?
और यहां जो 4-5 हैं इनको मानो काउंसिल के मिनिस्टर्स एक तरीके से। कैसे होते ना, संसद के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन मिनिस्टर की संख्या क्या होती है, कम। तो यहां पर क्या किया गया, जो काउंसिल के जो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी के मेंबर होते थे वो कितने, पहले 4 थे, अब कितने कर दिए गए, 5 कर दिए। ठीक है ना, आगे लिखो इसमें, अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई की सरकारों के लिए व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। अब पहले क्या था, पूरे देश के लिए जो गवर्नर जनरल की वहां जो व्यवस्थापिका थी वही सब काम कर रही थी। अब क्या है, मद्रास और बंबई के लिए भी अलग से एक व्यवस्थापिका विधायिका की बात की गई, शुरुआत की गई। तो यहीं से विकेंद्रीकरण की शुरुआत देखने को। विकेंद्रीकरण मतलब क्या, सत्ता एक जगह है, वही कानून व्यवस्था बना रही है, वही लागू कर रही है। अब क्या कर दिया, अलग अलग राज्यों के लिए यहां से स्टार्टिंग कर दी कि आप अपने कानून नियम खुद से बनाइए। तो विधायिका की स्थापना करती कहां से, यहां से शुरुआत करती। इज इट क्लियर? तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा आईएएस में सीधा कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत में संवैधानिक विकास में विकेंद्रीकरण की शुरुआत के अंश दिखाई पड़ते हैं कहां, 1861 के एक्ट में। ठीक है ना, 1861 के एक्ट में, क्योंकि पहली बार राज्यों के लिए विधायिका की बात की गई, शुरुआत की गई। ठीक, तो अगला एक्ट लिखिए इसमें, अगला लिखिए 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892। भारत परिषद अधिनियम 1992, 1892। पहला पॉइंट लिखिए, इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और अधिकतम संख्या 16 और न्यूनतम संख्या 10 नियत की गई। दूसरा लिखिए, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के 2/3 सदस्यों का सदस्यों को निर्वाचन के द्वारा, अब तक आपने नहीं सुना था निर्वाचन वर्ड यूज नहीं हुआ अब तक, जितने एक्ट पढ़े हम लोगों ने, सब क्या हो रहे थे, सिलेक्ट हो रहे थे। अब क्या कर दिया कि कम से कम जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है वहां 2/3 लोग कैसे आएंगे, निर्वाचन के माध्यम से आएंगे, चुन करके आएंगे। हालांकि जो निर्वाचन की पद्धति थी वो परिपूर्ण नहीं थी, सीमित थी। जो लोग लगान ज्यादा देते थे, है ना, निर्वाचन जैसे आज निर्वाचन होता ना वैसा निर्वाचन नहीं था उस समय। ठीक है ना, निर्वाचन कैसा था, लगान, राजा, ऐसे लोग वोट डालते थे। ठीक है, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी निर्वाचन की शुरुआत देखने को मिलती है। तो 2/3 सदस्यों को किसके माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से क्या किया गया, चुने जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला लिखिए, सदस्यों को
मेंबर्स को, जो केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर्स थे, उन्हें प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अब सब पूछ सकते हो कि ये खर्चा क्यों किया जा रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज इसमें की गई, पलट के जवाब दे दिया गया। जैसे पूछा उन्होंने कि बजट पर ये खर्चा क्यों किया जा रहा है या कम क्यों किया जा रहा है, और सरकार ने, काउंसिल ने उसका जवाब दे दिया। तो अब पलट के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, पूरक क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? पूरक प्रश्न। बात खत्म। और तीसरी बात लिख लीजिए यहाँ पे, मतदान का अधिकार। चर्चा कर सकते हो, बहस कर सकते हो, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था मेंबर्स को। तो लिख लीजिए, किंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरफ। अब प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, बजट पे चर्चा करने का अधिकार। अभी भी मतदान शुरू नहीं हुआ। तो फिर साहब, अब तक कांग्रेस का गठन आप जानते हो, कब हुआ कांग्रेस का गठन? 1885 में। अब कांग्रेस ने विरोध करना, धीरे धीरे विरोध करो, बनाओ। थोड़ी सी बात मान लेते थे अंग्रेज, चलो भाई तुम मांग रहे हो, संगठित वे में, ऑर्गेनाइज वे में कांग्रेस ने ये प्रयास शुरू कर दिए। तो अधिकार मिलना शुरू हो गए कि भाई ठीक है, आप शासन कर रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और हमारे जो सदस्य चुनके जा रहे हैं देखिए, उनको कोई अधिकार नहीं है, क्या फायदा मेंबर बनने का। तो धीरे धीरे करके क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके अधिकार आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। तो संसदीय व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत देखने को यहाँ मिल सकती है। अगला एक्ट लिखिए, अगला अधिनियम लिखिए, 1909 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1909, 19 और 35 से क्वेश्चन पूछता है, और संवैधानिक विकास से पूछे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। एक देखिए, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है ना। जो मार्ले साहब हैं वो भारत सचिव हैं, और मिंटो जो है वो क्या है? गवर्नर जनरल है। ठीक है ना। तो दोनों को मिला के नाम दे दिया गया मार्ले मिंटो सुधार। क्यों कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार? हिस्ट्री में बताएगा कोई? हिस्ट्री जो लोग पुराने बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताएं, कंपटीशन की तैयारी में पहले से। जो नए लोग हैं वो नहीं बता पाएंगे। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? और इसमें पहली बार जो एज थी उसको डिफाइन किया गया मतदान के लिए। नहीं तो ये सुधार क्यों लाए गए? सुधार क्यों लाए गए? मैंने तो क्वेश्चन ये किया है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ते भी। बैठ जाओ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल और पूरा भारत अगेंस्ट में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि क्रांति का एक केंद्र था बंगाल सबसे प्रमुख, और प्रशासनिक विकास के नाम पर, सुधार के नाम पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। और डिवीजन भी ऐसा है ना, डिवीजन भी ऐसा जिससे कोई जीत ना पाए। हिंदू मुस्लिम आबादी को इस प्रकार से बांटा गया, वहां मिक्स कम्युनिटी को बांट दिया गया।
और कारण यही था जो हम लोग कहते ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। निशाना कहीं और था और निगाहें कहीं और थी अंग्रेजों की। वो सीधा सा पर्पज ये था कि फूट डालो और राज करो की नीति पर उनको काम करना था। और जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ ऐसे ही पूरे देश में और ज्यादा तेज हो गई आग। जब कभी के होता ना, अगर पानी थोड़ा बहुत, आग आपने साइंस भी पढ़ रहे हो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, आग बहुत तेज हो तो थोड़ा बहुत पानी नहीं डालना चाहिए, आग और तेज हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। इसलिए देखा होगा, भीगा कपड़ा डाल करके या पूरा तरह से जलते हुए आदमी को लपेट करके अगर आग को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो आग जलती रहेगी। जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इनमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है, ठीक है ना। और जो एक्सप्लोसिव होते हैं वहां भी इस तरह की चीजें यूज की जाती है। तो कारण है कुछ ना कुछ साइंस में, है ना। तो यहीं पे जब विरोध हुआ तो इन दोनों को लगाया गया। क्या किया गया कि भाई भारतीय जनता को क्या करिए? संतुष्ट करिए। क्या करिए? संतुष्ट करिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ सुधार या कुछ उदारात्मक रवैया अपनाया। इसलिए मार्ले मिंटो क्या कहा जाता है इसको? मार्ले मिंटो सुधार कहता है। लेकिन होता ना, कभी कभी आदमी होता है लेकिन आदत से बाज नहीं आता। तो यहां भी उन्होंने एक प्रोविजन किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कि भाई देखो ठीक है, सब बात अच्छी है, आपको दिया जा रहा अधिकार, मुस्लिम मुस्लिमों को चुनेगा, ऐसा उन्होंने फिर से क्या कर दिया? एक नया उसमें एक ऐसा चीज डाल दी जिससे उनकी जो रणनीति थी, जो पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करोगे, तो फिर भी वो उसमें कहीं ना कहीं जो उनका मंतव्य था, मूल पॉलिसी थी, वो रहा। तो लिखिए प्रोविजन, लिखिए इसमें, देखिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें लिखिए, केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, ब्रैकेट में लिखना सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ऐसी पूछता करने के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है भाई, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, है ना, पहली बार उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। और यही वो एक्ट है जिस पर पाकिस्तान की नींव रखी गई। यही एक्ट है। अगर ये एक्ट ना आता, इसमें ऐसे प्रावधान ना होते, तो भारत का विभाजन ना होता। हिंदू मुस्लिम मिलकर के साथ स्वतंत्रता संग्राम में लड़े और पूरा उन्होंने काम किया, पूरा योगदान दिया। लेकिन ये जो बीज डाल दिया इन्होंने, वो बाद में उसकी परिणति भारत विभाजन के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो अगला लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए, देखिए प्रांतीय विधान परिषदों में भी, प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अगला पॉइंट,
सदस्यों को परिषद में पूरक प्रश्न, अंडरलाइन करना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का, सप्लीमेंट्री मतलब क्रॉस क्वेश्चन करने का। हमने कहा 2 दूनी 2 कितना होता है, आपने कहा 5। अब हम ये नहीं पूछ सकते 2 दूनी 2 5 क्यों होते हैं। इससे पहले वाले में क्या था कि पूछ सकते हो लेकिन पलट के क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे गलत या सही आप मान लीजिए। लेकिन अब क्या कर दिया, पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार। अब आप पूछ सकते हो कि सर 2 दूनी 2 5 नहीं होता है, 4 होता है। ठीक है ना। बजट में जब चर्चा कहीं भी चर्चा होती है तो जब तक आप क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार जब नहीं होगा तो कैसे करके फिर वो बात होगी। तो धीरे धीरे अधिकार डेवलप हो रहे हैं। देखिए 1909 का अधिनियम देखिए, भारत शासन अधिनियम। हाँ, ये जो सदन अलाउ करता है उसको, और लोकसभा अधिनियम है, लोकसभा की नियमावली है, वहां नियम बने हुए हैं। जैसे हाई कोर्ट का भी प्रोसीजर नियम होता है। इन एक्ट के अलावा भी, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इन सब के अलावा भी उनका एक नियमावली प्रोसीजर होता है जिसको स्पीकर के अध्यक्षता में बनाया जाता है। ठीक है ना। तो वहां अगर आपको नियत कर दिया गया है कि 2 क्वेश्चन पूछने हैं तो आप 2 ही क्वेश्चन, क्यों, ऐसा क्यों? अगर नियमावली नहीं होगी तो मालूम पड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही 10 लेके बैठे तो ऑल मेंबर्स को क्या होगा, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और सब पूरक प्रश्नों को पूछने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है पहले। क्या करते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, नहीं लिमिट तो नहीं थी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे बिल्कुल, लेकिन सदन को चलाने की जो व्यवस्था है वो स्पीकर के हाथ में है। अब स्पीकर आपने देखा होगा, कई बार आप देखते होंगे राज्यसभा में, लोकसभा में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टाइम फिक्स कर देते हैं आपको 5 मिनट के लिए, और पहले से आपको टाइम लेना पड़ता। ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया और बोलना लगा। वहां नियमावली के तहत आपको स्पीकर को सूचना देनी होगी कि मैं साहब सदन में बोलना चाहता हूं और सदन में बोलने के लिए साहब मैं समय चाहता हूं। तो स्पीकर उसकी अनुमति देगा कि आप इतने बजे 10:05 से 10:15 तक बोलेंगे। तभी देखा कई मेंबर्स क्या होते हैं, बोलते रहते हैं, तो फिर उनको कहते हैं आपका समय समाप्त हो गया, बैठिए। देखा होगा सदन में होता है कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो लिमिटेड टाइम। ठीक, आगे देखिए आप 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। यस, अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति दे दी तो विरोध होगा या सपोर्ट होगा, और विरोध शुरू हो गया। ठीक है, तो इन्होंने फिर से उन्होंने कहा साहब और ज्यादा ऊपर हो गया आंदोलन, तो इन्होंने दूसरे लोगों को लगाया काम पे, और इसका नाम है, दूसरा नाम बोला जाता है इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। क्या बोला जाता है इसको? चेम्सफोर्ड अधिनियम। उन्नीस के अधिनियम को क्या, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। अब यहां देखिए सबसे पहला कदम इस एक्ट ने, इस अधिनियम के माध्यम से, कि बंगाल विभाजन को समाप्ति की घोषणा की गई 1911 में। देखिए इसी में लिखिए 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति की घोषणा की गई, और भारत की राजधानी को, स्टार बना के लिखना, भारत की राजधानी को कहां लाए, कहां थी राजधानी पहले,
कलकत्ता, कलकत्ता से कहां ले आया? दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग साहब वायसराय बन गए थे यहाँ के, नाम से हार्ड थे लेकिन वैसे सॉफ्ट थे। उदारवादी सरकार थी तो वो और सबसे ज्यादा 1919 के अधिनियम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन और कंफ्यूजन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है और कई बार एग्जाम जाते जाते हम लोग भूल जाते हैं। हम भी जब एग्जाम देते थे तो कई बार प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ, केंद्र में द्वैत शासन किस शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? आंसर क्या है? 1919। ठीक, और लास्ट में जाकर के और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई? 1935 के अधिनियम से। तो ये याद रखना आप, लेकिन याद कैसे रखोगे? एग्जाम जाते जाते अब चाहे जैसे आप टेक से याद कर सकते हो। और द्वैत शासन है क्या वो समझ लीजिए। अब सरकार कैसी थी? केंद्र में अलग और राज्यों में अलग। तो हम कहां कह रहे हैं? प्रांतों में द्वैत शासन। मैंने आपको पहले पढ़ा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रांतों में जो शासन चल रहा था, सरकारें चल रही थी, वो कानून बनाने का अधिकार किसको था? प्रांतीय विधान परिषद बनाए हो, बात सही है कि नहीं? कोई विषय है, मान लीजिए कोई भी विषय, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए? प्रांतीय विधान परिषद को, वहां की विधायिका को। लेकिन इन विषयों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। क्या कर दिया गया? बांट दिया गया और कहा कि कुछ विषयों पर तो प्रांतीय विधान परिषद बनाएगी कानून, और कुछ जो रिजर्व विषय है, कैसे विषय? इनमें से ये जो रिजर्व कर लिए गए विषय, इन पर कानून कौन बनाएगा? इन पर जीजी, गवर्नर जनरल। द्वैत शासन हो गया, वहां गवर्नर जनरल भी उस पर कानून लगाएगा, लागू करवाएगा, और यहां कौन बनाएगा? प्रांत भी। ऐसे मान के चलो कि आज जो है उत्तर प्रदेश में जैसे प्रांत हो गया, ठीक, उत्तर प्रदेश के जो विषय हैं कानून बनाने के लिए, राज्य सूची के विषय मान लीजिए, उन विषयों पर कानून क्या हो जाए कि कुछ सब्जेक्ट उसमें से, जैसे मान लो 100 सब्जेक्ट है और 100 में से 50 महत्वपूर्ण विषय क्या कर दिए जाए? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए जाए और उन पे राष्ट्रपति जी कानून बनाए। और जो 50% विषय बचे उन पर कानून कौन बनाए? राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश का। तो वो व्यवस्था उस समय की हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया? राष्ट्रपति जी का भी कंट्रोल हो गया और राज्य का भी कंट्रोल हो गया। तो ऐसे ही प्रांतों में कर दिया गया, जो विषय थे उन विषयों में से कुछ विषय तो दे दी गई किसको? प्रांतीय विधान परिषद को, और कुछ विषय उसमें से क्या कर लिए गए? रिजर्व कर लिए गए। किसके लिए? गवर्नर जनरल के। किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए। अब दोनों का शासन हो गया, प्रांतीय विधान परिषद का भी और गवर्नर का भी, गवर्नर जनरल का भी। तो कैसा हो गया? ये दोहरा शासन हो गया कि नहीं? एक ही जगह पर दो लोगों का शासन, इसी को बोला गया द्वैत शासन। ठीक है, लिखिए क्या लिखा था पॉइंट लास्ट? द्वैत शासन को की शुरुआत की गई प्रांतों में, लिख लिया ना? द्वैत शासन नहीं लिखा? देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैत शासन की शुरुआत की गई और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया।
दो भागों में बांट दिया गया। पहला हस्तांतरित ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों में बांट दिया गया। क्या चीज? हाँ, डायर की, इसी को बोल, बिल्कुल। अगला पढ़ लिखिए इसमें। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद के रूप में द्विशतनात्मक बाइकैमरल, इसी को बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल, द्विशतनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। अब ये जो देखते हैं आप लोकसभा और राज्यसभा, इनका जन्म यहीं से हुआ है, ठीक है ना। जो विधान परिषद थी उसी को हम लोग बोलते हैं अब राज्यसभा बोलते हैं, और केंद्रीय विधानसभा थी उसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। तो द्विशतनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कहां से, बाइकैमरल स्ट्रक्चर जो शुरुआत किया गया वो कहां से, इसी अधिनियम के माध्यम से, 1919 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। अगला लिखिए। देखिए, केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल को 3 वर्ष और विधान परिषद के कार्यकाल को 5 वर्ष नियत किया गया। लेकिन गवर्नर जनरल इन्हें इस समय से पहले भी विघटित कर सकता था। अभी उस दिन मैंने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया विधानमंडल, सत्रों को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। विघटित कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहां भी पावर किसको दे दी गई है, गवर्नर जनरल को, कि उससे पहले चाहे तो क्या कर सकता है, वो सदनों को विघटित कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। अगला आप लिखिए। अगला पढ़ लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अब 1909 के लिए हर 10 साल बाद, 1909 में कर दिया कि हर 10 साल बाद क्या किया जाएगी, जांच की जाएगी, ठीक है ना। और जांच के बाद देखा जाएगा कि ये जो सुधार हुए हैं इससे क्या परिणाम आए। तो इन अधिनियम के अंतर्गत किए गए सुधारों की जांच करने के लिए कौन सा कमीशन आया था, कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन। 7 सदस्यीय, जिसके अध्यक्ष थे कौन, सर जॉन साइमन। और कैसे नारे लगे उनके खिलाफ, 1927 में आया है,
1927 में। और क्या कहा? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। क्यों? क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? हमारी स्थिति पर विचार होना है, ठीक है? हमारी स्थिति पे क्या होना है? विचार होना है कि सही हुआ या गलत। और विचार कौन करेंगे? अंग्रेज। इसी बात का विरोध था कि उस प्रतिनिधि मंडल में कोई भी, उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया, ठीक है ना? तो फिर से उग्र हो गया मामला। अब धीरे धीरे स्वायत्तता और आजादी की मांग बढ़ रही है, और आप हिस्ट्री में पढ़ते हो 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई। क्या कह दिया गया लाहौर अधिवेशन में? कि अब भाई साहब काम नहीं चलेगा, कब से? अब तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो यहां अंग्रेजों ने कहा था ये जाहिलों का देश है, और यहां कभी भी ये लोग एक नहीं हो सकते, और न कभी ये संविधान बना सकते। मांग चली रही थी। तो मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को स्वीकार किया था, पढ़ते हो हिस्ट्री में। और पहली बार संविधान बनाने का उन्होंने प्रयास, उन्होंने कैसे नहीं बन सकता, बना के उन्होंने पेश भी कर दिया, ये लो संविधान। लेकिन माना नहीं, उन्होंने कहा ये कांग्रेस का संविधान है, ये भारत का संविधान नहीं। तो भारतीय बड़े टैलेंटेड थे। तो इसी समीक्षा के लिए फिर अगला ये एक्ट आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ज्यादा भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। तो क्या प्रावधान किए गए? देखिए नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसके अंतर्गत संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची, राज्य सूची की जगह प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद। कितने थे? 321 और 10 अनुसूचियां थी। और इसी 10 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, आज भी हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़ी थी कि नहीं? और इसमें कितनी सूचियां हैं? 3, 1, 2 और 3। इसमें संघ सूची, राज्य सूची कहिए या इसको प्रांतीय सूची, और यहां संवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो जो 1935 का अधिनियम बना, उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 10, ठीक है ना? उसमें 7वीं अनुसूची भी थी। तो अब केंद्र और राज्यों के बीच विषयों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया, ठीक है ना? लिखिए, साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। प्रांतों में
द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। यानी कि अब जो आरक्षित विषय थे वो क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए। यहां से तो खत्म कर दिया और कहां कर दिया, केंद्र में। क्या कर दिया, वो केंद्र में कर दिया गया। कहां कर दिया गया, केंद्र में। अब जो केंद्र के संघ सूची के विषय हैं उनको क्या कर देंगे, दो भागों में, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय, है ना। अब आरक्षित विषयों पे कौन बनाएगा कानून, गवर्नर जनरल, और बाकी विषयों पर केंद्र। तो प्रांत में तो समाप्त कर दिया और केंद्र में शुरू कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए। आपसे पूछे प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई 1919, प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति की गई 1935, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है ना, सवाल बिल्कुल सिंपल है, तो लिखिए आगे। किंतु केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, आगे लिखिए। भारत के 11 प्रांतों में, आपको मालूम है इसी के बाद 37 के चुनाव हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, बहुत कुछ मिला जुला है। 37 में क्या हुआ, चुनाव हुए थे प्रांतों के। कितने प्रांतों में, 11 प्रांतों में। तो लिखिए, भारत के 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। और प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में, प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। देखिए, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अभिभाषण, संयुक्त सत्र कौन बुलाता है वर्तमान में, राष्ट्रपति। कहां पे, अनुच्छेद, अभी पढ़ा है पुराने में, जो सुबह वाले बच्चे कुछ बैठे हैं, अनुच्छेद 108। कौन बुलाता है, ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। तो कहां से, यहीं से लक्षण दिखने को मिलते हैं। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो एक्ट आए हैं उनको आप शॉर्ट में केवल लिख लीजिए। 42 का क्रिप्स मिशन, 1942 का क्रिप्स मिशन, उसके बाद बेबेल योजना, भारतीयों के लिए आती रही हो आज। उसके बाद अगला है भारतीय बेबल योजना 1945। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन आता है इसी के बाद में, और मार्च में आता है, और मार्च के बाद अगस्त में भारत छोड़ो योजना शुरू हो जाती है, फिर उसको समाप्त होती है। उसके बाद में फिर एक नया आयोग आता है, बिमल योजना बोलते हैं उसको, बिमल प्लान, कि भारत को कैसे ही करके धीरे धीरे अंग्रेज अपने अधिकार खोते जा रहे हैं और भारत सशक्त होता जा रहा है। भारत कह रहा है कि नहीं, अब इससे संतुष्टि नहीं। लास्ट में तो आगे ये कह दिया था केवल हमारा नाम बना रहे, बाकी शासन पद्धति केवल आप ब्रिटिश महारानी के नाम पे शासन चलाएं और आप यहाँ अपने, उन्होंने कहा नहीं, कोई ब्रिटिश शासन नहीं, हमको तो पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमारा सब हेड होगा, हमारी सरकार, है ना। तो यही सब प्लान लेके अंग्रेज आते रहे। तो उन्हीं का नाम क्रिप्स आए तो क्रिप्स मिशन हो गया, ठीक है, बेबल आए तो बेबल प्लान हो गया। ठीक, लास्ट में इसी को देखते हुए जब क्लीमेंट एटली को हमारे प्रधानमंत्री बने तो लास्ट में आया कैबिनेट मिशन प्लान। तो अगला लिखो,
कैबिनेट मिशन 1946। है ना, यहीं पे क्लीमेंट एटली जब लेबर सरकार आई, वहां दो पार्टियां हैं, उनमें से एक लेबर पार्टी है, तो क्लीमेंट एटली साहब आ गए वहां, तो उन्होंने कहा मार्च 46 में कि भाई भारतीयों को भी पूर्ण स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। और हालांकि अंग्रेज बहुत चतुर होते हैं, प्लान ऐसा लेके जाते हैं जिससे कि वो मतलब लागू ना हो पाए, लेकिन भारतीयों ने रास्ता निकाल ही लिया था। तो भेजा गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन में जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, है ना, उन्हीं में से 3 मंत्रियों को वहां से भेजा गया और उसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन 1946 में। और ये विचार करने के लिए कि भाई कैसे करके अगर सौंपी जाएगी सत्ता तो कैसे भारत में शासन व्यवस्था चलेगी। तो इन्होंने कहा था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर ही क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें पॉइंट लिखिए, कैबिनेट मिशन के प्रमुख सुझाव। देखिए, पहला, संविधान सभा का गठन किया जाए। सवाल ये भी पूछता है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया था, कौन से प्रस्ताव, कैबिनेट प्रस्ताव। ठीक है ना, सिंपल सवाल है। तो संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान का निर्माण शुरू किया जाए। ब्रिटिश राज्य और ब्रिटिश मतलब भारत में, ब्रिटिश भारत राज्य और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का गठन किया जाना चाहिए। संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से प्रतिनिधि लिए जाने चाहिए। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त बनाया जाए। ब्रैकेट में लिख देना, केंद्रीय विषयों को छोड़कर। सभी विषयों पर कानून बनाए कौन, प्रांत अपने आप से राज्य चलाएं, अपने आप से काम करें, लेकिन केंद्रीय विषयों को छोड़कर। अंतरिम सरकार का गठन किया जाए।
आजाद कब हुए हम लोग? कब आजाद हुए थे? बहुत लोग कंफ्यूजन में। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, अचानक से आजाद कर दिया जाता देश को कि चलो भाई आज से तुम आजाद, तो क्या होता? अरे भाई, व्यवस्था कैसे चलेगी? कौन भाषण देगा? कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन रक्षा मंत्री, कौन विदेश मंत्री, ये सब तय करना पड़ेगा ना। ऐसा छोड़ नहीं कि बस 15 अगस्त को अंग्रेजों ने कहा कि भाई आज से तुम आजाद। देश छोड़ने से पहले, कोई सीट छोड़ने से पहले वहां की व्यवस्थाएं मैनेज करनी पड़ेंगी, और उसी लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया 24 अगस्त 1946 को। तो लिख लीजिए इसे, स्टार बना के लिखिए। 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, अब ये होमवर्क है आपका कि अंतरिम सरकार में जो जो लोग जिस जिस पद पर नियुक्त किए गए, वो आप क्या करेंगे? अपनी किताब लिखा हुआ, टाइम लगेगा, कुछ करना नहीं, उसमें कल नोट डाउन करना है। ठीक है ना? अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, पटेल साहब गृह मंत्री बने। तो ऐसे करके आप डालोगे गूगल पे, कहीं भी किताब में अंतरिम मंत्रिमंडल, तो आप उसको नोट कर लेना यहीं पे। ठीक है ना? तो जब हस्ता सौंपी गई तो किसको? इसी अंतरिम सरकार को क्या सौंपी गई? सत्ता सौंपी गई। कब? 14 अगस्त की रात को, और 15 अगस्त को हमको आजादी सौंप दी गई। अब देखिए, सारी कुछ चीजें साथ साथ चल रही हैं। इधर आजादी का भी काम चल रहा है, सरकार भी गठित हो गई है, और उधर वहीं संविधान निर्माण के लिए भी काम शुरू हो गया है। तो हेडिंग डालिए संविधान सभा। समझ आ रहा है? जोड़ पा रहे हैं कि नहीं? कहीं आप सोचते हिस्ट्री भी आ जा रही है, पॉलिटी भी। हालांकि संवैधानिक विकास जो है, हिस्ट्री वाले सर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन संविधान का पार्ट है तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, नहीं? बाद में यही 1947 का एक्ट आ जाता है लास्ट में, स्वतंत्रता एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसके माध्यम से हमें क्या दे दी जाती है? आजादी दे दी जाती है। ठीक है ना? और प्रावधान ऐसे करके तो लास्ट में लास्ट एक्ट आता है 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, कर लेना आप। संविधान सभा लिखिए। देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया। कितने लोगों के ऊपर? 10 लाख के ऊपर। देखिए, कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389, 389। ठीक, आगे लिखिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर
1946 को, 1946 को की गई। अब देखिए बात समझिए, मुस्लिम लीग की लगातार मांग थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। संविधान सभा गठित हो गई और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया निर्वाचन में और 73 सीट मिली उसे। स्थिति कमजोर थी, लेकिन लगातार मांग रही। और पहली जब बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने उसने भाग नहीं लिया और संविधान बनाने का काम लगातार जारी। और पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। बोले साहब हमें इसमें भाग नहीं लेना, हमें तो अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। जब देश अलग बनेगा तो संविधान में क्या होगा? अलग बनेगा। मुस्लिम लीग के अलग होते ही संविधान सभा को पुनः पुनर्गठित किया गया और सदस्यों की संख्या रखी गई 324। तो लिखिए, मुस्लिम लीग के विरोध के बाद सदस्यों की संख्या 324, पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई। ठीक, अब 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई, बहिष्कार भी हो गया और पुनर्गठन के लिए संख्या नियत हो गई कि भाई 324 संख्या निर्धारित हो गई। और कोई जब बहिष्कार हो गया तो आनंद फानंद में टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष बनाए गए। और अध्यक्ष आप सब जानते हो कौन थे? सबसे वरिष्ठ मेंबर थे कांग्रेस के, क्या नाम था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी लिख लीजिए आप। इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया किसका? संविधान सभा का। ग्यारह दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी दिन बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तेरह दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पेश किया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य रखे कि किन उद्देश्यों को लेकर के संविधान बनाया जाए। तो वो उद्देश्य थे
जो आपको प्रियम्बल में दिखाई पड़ते हैं, प्रस्तावना में। कमोबेश जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने उस समय रखा था, वही थोड़ा बहुत सुधार करके वही जो आज वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वही है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत दिखाई पड़ती है कहां? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना? वही ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वही रखा गया, ठीक है ना? अब ऑब्जेक्ट रख दिया, डेट क्या है? 13 दिसंबर 1946। अब संविधान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा काम का। क्या करना पड़ेगा? काम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो संविधान सभा ने कई प्रकार की बड़ी बड़ी समितियां और कुछ छोटी समितियां बनाई, जिनको काम सौंपा गया भाई कि तुम अपना अपना काम, ये काम है, ये करोगे, ठीक है ना? तो लिखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु कई प्रकार की समितियों का गठन किया। जिनमें कुछ समितियां प्रमुख थी, जैसे संघ संविधान समिति, ठीक है, संघ संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित JL नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। संचालन समिति, इंग्लिश में आप कह सकते हो प्रोसीजरल जो कमेटी थी, प्रोसीजरल कमेटी जो थी, संचालन, कंडक्ट कमेटी, कैसे संविधान सभा में कैसे समिति काम करेगी, तो उसका जो प्रक्रिया तय करनी थी, प्रोसेस, उसके लिए संचालन समिति बनाई गई, ठीक है ना? उसके अध्यक्ष कर लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके पास अगर किताब हो कोई, उसमें समितियों के नाम दिए हुए हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। चाहो तो लिखा भी लो या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो। आगे लिखिए इसमें मौलिक अधिकार समिति, सरदार पटेल। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कमेटी, मौलिक अधिकार समिति, सरदार पटेल अध्यक्ष इसके। अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल। अब इसमें दो समितियां बनाई गई थी, उप समितियां, है ना? दो उप समितियां, तो जो मूल अधिकारों के लिए थी, उसके लिए उप समिति के लिए बनाए गए थे कृपलानी साहब, ठीक है, JB कृपलानी साहब। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और ऐसे ही अल्पसंख्यकों के लिए भी एक उप समिति बनी थी, तो उसके लिए कौन थे? SC मुखर्जी साहब, ठीक है ना? याद रखना, ये कॉपी कर लेना। अब देखिए, जब ये संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, उस समय तक प्रारूप समिति का कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता।
प्रारूप समिति गठित होती कब जाकर के 29 अगस्त 1947 को। कब गठित होती है प्रारूप समिति? 29 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त के 14 दिन बाद। और संविधान सभा गठित हो गई कब? जुलाई अगस्त में 1946 में, लगभग एक साल के बाद। एक सवाल पूछा जाता है कि प्रारूप, सबसे पहला प्रारूप संविधान का किसने तैयार किया? बी.एन. राव, क्योंकि यही संवैधानिक सलाहकार थे। और जो कच्चा चिट्ठा था, ये साहब गए सब जगह से, जहां जहां सोर्सेस हो सकते थे अच्छे अच्छे, जैसे होता है किताब हम लोग थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो क्या होता है मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। अब मटेरियल कलेक्ट हो गया, अब उसको किताब के रूप में कंपाइल करना है, कोडिफाइड करना है, कैसे हो? तो समझ में आया कि भैया कौन करे इसे कोडिफाइड। तो सबसे लास्ट में गठित होने वाली कमेटी है प्रारूप समिति, और जिसके चेयरपर्सन बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गांधी जी ने स्पेशली रिकमेंड किया कि उनको शामिल करिए और कोडिफाई को करने के लिए एक समिति बनाइए, जिसमें अम्बेडकर साहब को वहां नियुक्त किया जाए। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और वहां 7 मेंबर नियुक्त किए गए, जिनमें से जिनके चेयरमैन थे कौन? बी.आर. अम्बेडकर। फिर उन्हीं की देखरेख में जो वो सारा सामान था उसको उन्होंने कंपाइल किया। संविधान बनना शुरू हुआ कब से? 9 दिसंबर से, पहली बैठक से, और लाकर के एक साल बाद बी.एन. राव साहब ने रख दिया सब कुछ, चलो भाई। लेकिन बने कैसे, बुक की फॉर्म में कैसे आए? तो उन्होंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी होनी चाहिए, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया किसको? बी.एन. राव साहब को, बाबा साहब। तो उन्होंने ड्राफ्ट किया, फिर डिस्कस करते गए, संविधान सभा में डिस्कस होता था, है ना। 11 वाचन हुए डिस्कस करने के बाद, और इसीलिए उनको, इसी भूमिका के लिए उनको जो कहा जाता है संविधान का पिता। लेकिन सवाल कभी आ जाए कि संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो आंसर क्या है? क्या आंसर है? संविधान सभा। उनमें से एक सबसे प्रमुख समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और आपसे पूछा जाए हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिखिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का, प्रारूप कमेटी का गठन किया गया। देखिए 324 मेंबर हो गए थे मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद, लेकिन चुनाव 299 का ही हो पाया। तो टोटल मेंबर कितने थे लीग के अलग होने के बाद? 299। और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस पर हस्ताक्षर वाले दिन कितने लोग थे? 284 मेंबर्स। तो लिखिए कुल दो, ऐसे लिखिए, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित कर लिया गया। संविधान निर्मित कर लिया गया और उस पर
284 सदस्यों ने जो कि उपस्थित थे ने हस्ताक्षर किए। अब 4 फिगर हो गए आपके पास मेंबर्स को लेकर के। कितने? 389 निर्धारित थे। जब पुनर्गठन हुआ, मुस्लिम लीग अलग हो गई, तो कितने बचे? 324 निर्धारित किए गए मैक्सिमम मेंबर संविधान सभा के लिए। इलेक्ट कितने हुए टोटल मेंबर? 299। और जब संविधान बन के तैयार हो गया तो साइन कितने ने किए? 284, 284 मेंबर्स। ठीक है, तो ये संविधान बन के आपका तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे, यहां से टाइम कम है, मुझे भी सिटीजनशिप खत्म करना है 6 आर्टिकल दूसरे भाग में। वैसे पढ़ने से पहले हमें प्रीएम्बल पढ़ना चाहिए क्रम से, क्योंकि हमने पढ़ा है आपको इतने पार्ट्स हैं। पार्ट में सबसे पहले प्रीएम्बल के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। चूंकि आज का लेक्चर ही सिटीजनशिप पे था, क्योंकि 2 लेक्चर थे उसके लिए, आपके इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए इसमें पढ़ाया और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तीसरा लेक्चर आपका था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, तो 2 दिन लगे। और जो अगला चौथा लेक्चर है वो आपका है सिटीजनशिप का। तो हम जल्दी से उसको, बेयर कितने लोगों के पास है? देखिए, मैं बार बार रोज क्लास में कहता हूं और मेरा लाभ नहीं है उसमें। आप बेयर एक्ट ले लीजिए और द्विभाषी ले लीजिए, डिग्लॉट, दोनों भाषा में आपका लाभ है। आप ले लेंगे अच्छा है, नहीं लेंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं? ठीक है ना? तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से। सोर्सेस और एक क्वेश्चन आता है कि किस सोर्स से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किस सोर्स से क्या क्या चीजें ली गई। ठीक है, तो वो एक कॉपी कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक? क्योंकि सब कुछ इतने कम लेक्चर में संभव नहीं है। मैं अगला आपको, क्योंकि अगली क्लास भी आपकी, तो जल्दी से मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि सिटीजनशिप आपको पढ़ना है तो मैं आपको, थक तो नहीं गए कहीं? देखो, वैसे क्रम आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कभी क्लास में 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा करके। तो आपका होमवर्क है कि आपको पढ़ना है क्या? प्रीएम्बल। देखो, सरकार ने जो बताया है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, और जो बच जाएगा सिलेबस वो हम अपने से घर पढ़ लेंगे। कोई समस्या होगी तो क्या करेंगे? हमसे पूछ लेंगे। तो सिलेबस क्या हो जाएगा? पूरा है। सरकार ने दिया है उतना पर्याप्त है, हम उतने में ही करने का प्रयास करेंगे। कुछ एफर्ट क्या कर लेंगे? अपने डाल लेंगे, तो वो पूरा क्या हो जाएगा? सिलेबस पढ़ जाएगा। तो प्रीएम्बल आपको कल पढ़ के आना है, अगली क्लास में जब भी होगी मैं पूछ लूंगा, 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस करूंगा। और वहीं पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आपको क्या करना है? पढ़ के आना। ठीक है ना? संघ और राज्य क्षेत्र क्या पढ़ के आना है? प्रीएम्बल और पार्ट 1 मैं डिस्कस कर दूंगा अगली जब भी क्लास होगी तो 10 मिनट में। अब मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, पार्ट 2। 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। सिटीजनशिप भाग 2 में क्या है? पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। ठीक है ना? क्या है पार्ट 2 में? सिटीजनशिप। अब देखिए आप, 5 से लेकर के प्रोविजन कहां तक है? 5 से लेकर के 11 तक। कितने प्रोविजन है? 5 से लेकर के 11 तक। सर 5 से लेकर के 11 तक है। तो आप देखोगे 5 से लेकर 11 में सिटीजनशिप के लिए प्रोविजन है, और आर्टिकल कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है ना? तो आप देखो आर्टिकल 5 देखो। सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है? अच्छा, इससे पहले ये बता दो नागरिकता क्या होती है। चलो, कोई बताएगा? व्हाट इज सिटीजनशिप? हाँ, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले व्यक्ति को हम नागरिक कह देते हैं।
कल को कोई बिडेन साहब यहाँ आ जाएं और रहने लगे तो नागरिक हो जाएंगे? मान लीजिए मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, वहां क्या मेंबर है, ग्रीन कार्ड है, और आकर के वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ आए और बच्चा है जन्म ले ले और 1 महीने रह ले, नागरिक हो जाएगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं नागरिकता होती क्या है? हम लोग भरते हैं कि नहीं? फॉर्म भरते हैं तो कॉलम लिखा आता है सिटीजनशिप, और हम लोग तुरंत लिख देते हैं इंडिया। तो ये क्या है सिटीजनशिप? यस या बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम एक लाइन में इसको कह सकते हैं, किसी स्टेट के बीच में, किसी देश और उस व्यक्ति के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप है, क्या है? एक लीगल रिलेशनशिप है, उसको क्या कह सकते हैं? सिटीजनशिप कह सकते हैं। और उस लीगल रिलेशनशिप के माध्यम से उस नागरिक को, उस व्यक्ति को क्या मिलते हैं? कुछ राइट्स मिलते हैं और उसके बदले में कुछ ड्यूटीज उस पर लगाई जाती है। बात तो सिटीजनशिप का मतलब क्या है? उस स्टेट के बीच में, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पिता और मेरे बीच में एक क्या है? एक लीगल रिलेशनशिप है। कल मेरा कोई दोस्त आके वहां रहने लगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल मेरे घर में रहे, तो क्या वो मेरे पिता के संपत्ति का अधिकारी बन सकता है? बोले 1 साल रहा हूं, बड़ी सेवा की मैंने। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके राइट्स उससे जनरेट नहीं होते। ठीक है ना? तो ऐसे ही सिटीजनशिप के लिए भी एक ये लीगल रिलेशनशिप है उस स्टेट के बीच और उस पर्सन के बीच। स्टेट इसके बदले में उसको कुछ देती है, जैसे पॉलिटिकल राइट। जैसे आपने पढ़ा कई जगह क्या है, पहली ही योग्यता है क्या होना? जैसे राष्ट्रपति हो, लोकसभा का सदस्य हो, उपराष्ट्रपति हो, पहली क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पॉलिटिकल राइट है, बस माने फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। ऐसे राइट्स को सरकार वहां की देती है उसको, और उसके बदले में उससे आदमी से अपेक्षा की जाती है कि उसके बदले में कुछ सरकार के प्रति या राज्य के प्रति उसका कुछ ड्यूटीज। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं। ठीक है ना? क्या जरूरत है? अभी वंदे मातरम, वंदे भारत अभी योजना चली कोरोना काल में, लोगों को वहां से, भारतीय लोगों को, नागरिकों को कहां लाया गया? अगर वो ना होते, किसी अन्य कंट्री के लोगों को क्यों नहीं बचाया? क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, लीगल रिलेशनशिप है। ठीक है ना? कि आप भारतीय नागरिकों के लिए उनको सुरक्षा दें। ठीक है? तो इसका प्रावधान पार्ट 2 में है और 5 से लेकर के 11 तक है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए शॉर्ट में, 5 मिनट 2 मिनट में, फिर अगली क्लास में डिफाइन कर दूंगा। सर आ गए हैं। आर्टिकल 5 लिखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कौन कौन लोग इस देश के नागरिक होंगे? ठीक है ना? यह बताता है आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। यह बताता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 जो है वो बताता है आपको पाकिस्तान से भारत। ये क्या बताया? आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, दैट मींस 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग होंगे जो भारत के नागरिक होंगे? आर्टिकल 6 जो कहता है वो कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग भी, डिवीजन के पश्चात भारत से, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग भी, कौन से लोग जो भारत आ गए वो नागरिक होंगे। इसके बारे में बताता है कौन सा? आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 कहता है इंडिया से पाकिस्तान। थोड़ा सा टर्म ऐसा ही है संविधान में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग ऐसे थे कि विभाजन के बाद, सर डिटेल पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री में, विभाजन के बाद कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए भारत से लोग।
लेकिन वहां जाके समझ में आया कि अब साहब गड़बड़ है, हमें लौट के वहीं अच्छे थे। तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से क्या हो गए, इंडिया वापस आ गए, तो ऐसे लोगों को भी भारत में नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया। इसके लिए बताता है आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 6 कहां से, P टू I, पाकिस्तान से इंडिया, और यहां आप समझ कर सकते हो इसको 7 को, इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू इंडिया। लिखा इतना ही है, इंडिया टू पाकिस्तान आने वालों की नागरिकता, लेकिन आप समझने के लिए लिखिए इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है ना, ये कौन है, आर्टिकल 7 में। ठीक है, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब लिखिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कि जो इंडियन ओरिजिन मूल के हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं वो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। ऐसे प्रोविजन दिए हैं आर्टिकल 8। इसमें आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 लिखिए, अनुच्छेद 9, अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता आपने ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहता है आर्टिकल 9। क्या करने पर, विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहां है प्रावधान, अनुच्छेद 9 में। कहां लिखा है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। दैट मीन्स जब नागरिकता एक्ट बनेगा, सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया है संसद के द्वारा 1951 में, तो उस एक्ट के बनने के बाद भी लोगों के अधिकार बने रहेंगे, ऐसा बताता है आर्टिकल 10। और आर्टिकल 11 लिखिए, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन। आप जानते हो सिटीजनशिप के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास, केंद्र के पास, राज्य के पास, दोनों के पास, इनमें से किसी के पास नहीं। किसके पास है, किसके पास, केंद्र के पास। राज्य के पास नागरिकता संबंधी कोई अधिकार नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि जो एक्ट बना है वो पार्लियामेंट, अनुच्छेद 11 यही कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्या बनाने के लिए, सिटीजनशिप एक्ट बनाने के लिए या नागरिकों के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए नागरिकता संबंधी वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 11 है। अगली क्लास में और डिस्कस को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है।